नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2024 आपके लिए तमाम खुशियां लेकर आए। आप सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, यही हमारी दुआ है। 2024 की शुरुआत के साथ ही लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अगर 2019 के चुनावों की घोषणा को हम रेफरेंस पॉइंट लें तो आज से 70-75 दिन के अंदर 2024 के आम चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के जरिए बीजेपी जो हवा बना रही है, जो उसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्या विपक्ष के पास अभी तक उसका कोई जवाब है? इस जवाब को ढूंढने में विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना। क्या इंडिया गठबंधन ने सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला अब तक तय किया है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर वो किसी गठबंधन में, जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं होंगी? और एक और सवाल आजकल मीडिया रिपोर्ट्स में जिसकी काफी चर्चा है वो ये कि प्रियंका गांधी जो है वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या वो चुनाव लड़ेंगी? सबसे पहले जो सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना इस साल के कैलेंडर में जो सबसे पहले आएगी वो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा है। क्या वो किसी तरह का कोई जवाब पेश कर पाएगी बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में? ये भी एक सवाल है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए, उनके जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी मौसमी सिंह। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गेश उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रशांत श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इंडिया टुडे मैगजीन के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत। मैं सबसे पहले मौसमी से शुरू करना चाहता हूँ। मौसमी, क्या जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में कि क्या बीजेपी जिस तरह से बीजेपी का पूरा प्रचार है, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर जो हवा बन रही है, क्या अभी तक विपक्ष के पास उसका जवाब है? कोई फॉर्मूला अभी तक विपक्ष ढूंढ पाया है उसका? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, पहले तो नीरज सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज पहला दिन है और पहले दिन ही हम लोग ये धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं आपके शो में, तो आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। जो सवाल आप कर रहे हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये 1 लाख टके का सवाल है। हर बारी इंडिया अलायंस की बैठकों में कोई ना कोई ये शिगुफा छोड़ ही देता है कि राम मंदिर का क्या। चर्चा भीतर खाने में ये भी है कि किसी वरिष्ठ इंडिया अलायंस के नेता ने इस ओर संकेत किया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कि राम मंदिर के मसले को आपके जो सिपा सलार है वो कैसे समझेंगे, जब पूरा नेतृत्व ही दक्षिण लेड है, मतलब साउथ लेड है आपके। और इशारा था कि आपके अध्यक्ष तो साउथ से आते ही हैं। संगठन में भी आपके केरल से लेके आंध्रा से लेके तमाम नेताओं का नेतृत्व है, चाहे वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हो या बाकी तमाम महासचिव साउथ से आते हैं। तो इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस इस मसले को उतनी गंभीरता से ले नहीं रही। और लालू यादव ने भी राम मंदिर का जिक्र किया था। ये इस बात से सजग दिखता है इंडिया अलायंस की बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड करेगी, पर काउंटर नैरेटिव क्या होगा अभी मुझे नहीं लगता। सिर्फ बातचीत हुई है, उसमें कोई ठोस इनके पास आधार या ठोस पॉलिसी या रणनीति है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ नीरज कि आप देखिए कि अभी केसी त्यागी से परसों नरसों जब जेडीयू का परिवर्तन हुआ, नेतृत्व परिवर्तन, तो हमने एक सवाल पूछा था कि राम मंदिर में न्योता मिला तो नीतीश कुमार जाएंगे। तो दफ्तर बड़ा परेशान हो गया। मैंने कुछ एक लाइन इधर उधर लिखी कि क्या यही कहा है केसी त्यागी ने, क्योंकि राम मंदिर के मसले को लेके इंडिया अलायंस में काफी मतभेद है। और केसी त्यागी ने ये कहा था कि ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये सनातनी एजेंडा है।
तो कोई अगर हमें न्योता आता है तो हम जरूर जाएंगे। और लोहिया जी ने किताब लिखी थी, उन्होंने बताया था कि कृष्ण से ज्यादा राम भगवान की अपील थी और लोकप्रियता थी। तो पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर हम लोग जरूर जाएंगे क्योंकि ये सनातनी एजेंडा है और सनातनी एजेंडा से जुड़े रहना हम चाहते हैं। तो इस तरह, और अब डीएमके के नेता जो बोलते हैं वो आप सुनते ही हैं और उसको लेकर भी चर्चा होती है। और अभी तक कांग्रेस ये सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई है कि सोनिया गांधी और खड़गे को निमंत्रण आया तो उसमें कितनी जल्दी हाँ भरनी चाहिए या ना भरनी चाहिए। ना भरने का जोखिम मेरे ख्याल से कहा गया है कि वो नहीं उठा सकते, पर हामी तो भर दीजिए अगर ऐसा ही मुद्दा है। और एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, आया था, कोर्ट आया था जब चर्चा थी कि सोनिया गांधी ने हामी भर दी है और तमाम आउट ऑफ टर्न नेता बोल रहे थे, तो जयराम रमेश ने कोर्ट दिया था जो लाइन से जाहिर हो जाएगा कितना फूक फूक के कदम कांग्रेस रख रही है कि द डिसीजन वेदर द लीडरशिप विल बी टेकन सून and those who are speaking are netas who have not been invited and are speaking out of turn। तो मतलब एक तरफ अपने नेताओं को आप बोल रहे हैं कि आप बिना आपकी बारी आए पारी आए, सैम पित्रोदा पर भी निशाना था, शायद दिग्विजय सिंह पर भी निशाना था, आप मत बोलिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस अभी हामी भी नहीं भर पा रही है। तो वही मैं जो आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जहां तक राम मंदिर का मसला है, अभी कांग्रेस उससे काफी जूझ रही है। बिल्कुल प्रशांत, अभी पिछले हफ्ते एक किसी अखबार में ये खबर आई कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन ने निकाल लिया है और 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, 15 सीटें वो कांग्रेस को दे सकते हैं। क्या आपके पास कोई जानकारी है? क्या वाकई ये जो सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में यूपी की पॉलिटिक्स का, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, क्या ये निकाल लिया है इंडिया गठबंधन ने? नहीं, अभी तो इसको लेकर कोई बैठक भी नहीं हुई। हर कोई न्यूज़पेपर या एक तरीके से कहीं सोशल मीडिया पर भी हर कोई एक्सपर्ट जो है वो अपना अपना चला दे रहा है। लेकिन जो मेरी जानकारी, मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी, अखिलेश यादव के जो करीबी लोग हैं, तो उनका कहना था कि अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारी इच्छा जरूर है कि हम लगभग 55 से 60 सीटों पर लड़ें। ये समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती जरूर है। 65 सीट की बात तो वो लोग अपनी बैठक में भी कह चुके हैं, लेकिन जो अंदर खाने में इच्छा है वो 55 की है। वहां पे 55 सीट समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है और 10 से 15 सीटें लगभग कांग्रेस को दे सकती है। बाकी 10 में आरएलडी और अपना दल के और दूसरी पार्टियां हो जाएंगी, लेकिन कम से कम 55 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रूप, अभी तो अनऑफिशियली भी कोई मुलाकात यूपी के नेतृत्व से कांग्रेस के अभी समाजवादी पार्टी की नहीं हुई है। अब तो प्रभारी भी बदल गए हैं, तो अविनाश पांडे की अभी तक कोई अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हुई। अभी तो खैर अविनाश पांडे की यूपी के नेताओं से कांग्रेस की नहीं हुई है। तो फिर ऐसे में ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कोई भी सीट का फॉर्मूला निकल आया है। लेकिन जो मोटा मोटा है वो 80 में से कुछ ऐसा ही रहेगा कि 50-55 समाजवादी पार्टी, 15 के आसपास कांग्रेस, और बाकी 10 में जो बाकी पार्टियां आरएलडी, और अगर अब बीएसपी नहीं आती है तो भीम आर्मी रहेगी अलायंस में, तो चंद्रशेखर भी नगीना से लड़ना चाहते हैं। तो उस तरीके से बाकी 10 में सब हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटा फॉर्मूला है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रूप अभी नहीं कोई गारंटी ले सकता, क्योंकि सबको 15 जनवरी का इंतजार है, जो मायावती का जन्मदिन होता है। उस समय लोगों को ये लगता है कि मायावती जो है अपने जन्मदिन पर अनाउंस कर सकती हैं, या 28 या 29 जनवरी को जो बिहार में रैली होने वाली है पटना में, उसमें जा सकती हैं। तो ये अभी कांग्रेस में कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि जनवरी तक बीएसपी का वेट करना चाहिए। 28-29 जनवरी तक क्लियर हो जाएगा और 15 जनवरी को मायावती संकेत दे देंगे अगर उन्हें आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो अलायंस है मौजूदा वही रहेगा। खाली उसमें यह कि भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी जो है चंद्रशेखर की, वो ऐड हो जाएगी। बाकी सारा का सारा स्वरूप यही रहेगा। बिल्कुल दुर्गेश जी, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या मायावती, पिछले दिनों मायावती ने एक तरीके से एक खिड़की खोली थी जब उन्होंने ये कहा था, समाजवादी पार्टी को लताड़ते हुए ये कहा था कि वो कम से कम अभी हमारे ऊपर कोई टिप्पणी ना करें, बाद में किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। ये एक बड़ा इशारा था मायावती की तरफ से। क्या आपको लगता है कि अभी भी मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? और अगर मायावती ऐसा करती हैं तो इससे उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर क्या फर्क पड़ सकता है? मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा फर्क पड़ेगा,
क्योंकि अभी मायावती जी का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। उन्होंने दोनों गठबंधनों से, वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे ये इंडिया अलायंस का हो, एक बराबर दूरी बना करके रखी है और ज़ाहिर-सी बात है कि हर आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर मायावती जी का स्टैंड क्या होने वाला है। ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया अलायंस में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या उनके और दूसरे नेता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं कि अगर ये इंडिया अलायंस में आती हैं, तो समाजवादी पार्टी फिर उस अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगा। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी की कॉस्ट पर क्या मायावती जी को के साथ कुछ मतलब अलायंस करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। अभी हाल ही में एक शिवपाल यादव जी का बयान भी हम सबने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ बीजेपी से दूरी बनाती हुई दिखें, तब जो है इंडिया अलायंस में हम लोग उनको कुछ लाने पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो एक बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस तो चाहती है कि मायावती जी जो है अलायंस ज्वाइन करें, लेकिन समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अब और मायावती जी ने अभी अब तक कोई भी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। हमें एक बात समझनी होगी, मायावती जी एक जो है बहुत ही मंझी हुई पॉलिटिशियन है और उनकी पूरी नज़र है कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो इंडिया अलायंस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अभी सीट शेयरिंग को लेकर के अलग-अलग राज्यों में जो भी पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, उनमें कुछ तय नहीं हो पा रहा है। बैठकों का जो दौर है, वो कोई कहीं पर भी कुछ डिसाइसिव नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें तय नहीं हो पा रही हैं, बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं फाइनल जब मतलब निर्णायक भूमिका की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मायावती जी थोड़ा-सा इंतज़ार कर रही हैं। प्रशांत की बात से मैं सहमत हूँ कि 15 जनवरी को अपने बर्थडे के बाद या हो सकता है इस जनवरी में लेटर हाफ में वो कुछ इस तरह के संकेत दें कि क्या वो गठबंधन में आना चाहेंगी या नहीं आना चाहेंगी। इसके अलावा अब अगर वो आना चाहती हैं इंडिया गठबंधन में, तब समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी, वो भी चीज़ें देखनी होंगी। तो अभी बड़ा सिचुएशन क्लियर नहीं है इंडिया अलायंस का। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है, जिस तेज़ी से उसने लीड लिया है, खासकर 3 राज्यों में चुनाव के बाद जो मोदी की ही गारंटी चलती है, ये उनका स्लोगन पूरे देश भर में जो हिट हो रहा है और ज़ाहिर-सी बात है कि एनडीए में मेजर जो पार्टनर है वो तो बीजेपी ही है। तो वहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और नेशनल लेवल तक भाजपा अपनी जो अपना उसका होमवर्क है वो कर चुकी है, वो लीडिंग पोज़ीशन में दिख रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मायावती जी क्या इन सारी चीज़ों पर नज़र होगी, मैं ऐसा मानता हूँ और ये ज़रूर देखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश में 13% जो दलित वोट है, कहीं न कहीं वो उससे लोग मायावती जी को जोड़ करके देखते हैं। हालाँकि पीछे का उनका पिछले कुछ चुनाव का एक लंबा रिकॉर्ड देखा जाए, तो लगातार बसपा की स्थिति बड़ी लचर रही है। वो कहीं आज वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की स्थिति में तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन लोगों की नज़र ज़रूर है कि आखिर मायावती जी का स्टैंड होगा क्या? तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमको। नहीं, महत्वपूर्ण बातें दुर्गेश जी आपने कही हैं। हालाँकि जब भी मौसमी जी मैं आपके पास सवाल के लिए आता हूँ, लेकिन जब भी कोई भी राजनीतिक दल अपनी दावेदारी पेश करता है, तो समाजवादी पार्टी भी कहती है कि 80 लोकसभा सीटों पर उसकी तैयारियां पूरी हैं, बूथ तक उसके कार्यकर्ता हैं। यही बात बसपा भी कहती है कि लखनऊ में बैठकर मायावती सारे कार्यकर्ताओं के साथ हर एक सीट का फीडबैक ले चुकी हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के खेमे से आपसे एक सवाल ले रहा हूँ कि क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में मायावती को लाने के बारे में क्या सोचती है? क्या जो पिछले दफा ये खबरें निकलकर सामने आई जिसको बसपा के सांसद ने खारिज किया कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मायावती के अलायंस में आने को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। हालांकि बसपा का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन क्या ऐसा है कि गठबंधन के दूसरे पार्टनर मायावती को लेकर सहज नहीं है? एक सवाल तो मेरा ये है, उस पर कांग्रेस की क्या टॉप लीडरशिप की क्या राय है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की जो भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जो शुरू कर रहे हैं, एक ही बात कही जा रही है कि इसका इस बार ऐसा डिजाइन किया गया है कि यूपी से भी गुजरेगी। तो इसको लेके क्या यूपी में कुछ स्पेसिफिक तैयारियां की जा रही हैं कि यूपी के चूंकि 80 लोकसभा सीटें आती है तो कांग्रेस अपना सबसे मजबूत प्रेजेंस दिखा दे इस न्याय यात्रा के मदद से, क्या कुछ इसको लेके कुछ ऐसी भी तैयारी की गई है? जी, जो पहला आपका सवाल था उस पे मैं बताती हूँ आपको कि बीएसपी को लेके लगातार चर्चा चल रही है और इसमें 2 चीजें जो है गौर करने वाली है। एक जो राहुल गांधी ने बात की एक बैठक में,
जहाँ पे वो अलग-अलग यूनिट्स स्टेट यूनिट्स के नेताओं से मिल रहे थे और उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि हमें जो है सीट शेयरिंग के अलावा अपने वोट शेयर को बढ़ाने की ओर भी देखना चाहिए और जनरली इंडिया अलायंस के वोट शेयर को भी बढ़ाने के लिए हमें सोचना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में हम लोग अगर छोटे दलों को देखते हैं और छोटे दलों को अपने साथ लेते, तो 2% का जो फासला है, वो पट सकता था और मतलब कि 2% हमारे वोटों में वृद्धि हो सकती थी। वो भले ही बहुत इम्पैक्टफुल अपने आप सीट जिताने में ना हो, पर छोटे दलों पर गौर हमें आगे करना होगा। उनका इशारा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की ओर भी था। तो जो कि एक कोई समुदाय विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ दरवाजे उधर खुले हैं। दूसरी बात ये है कि दूसरी चर्चा जो बीएसपी की चली आई थी, वो यूपी की स्टेट यूनिट की बैठक में तो थी ही, वो आप लोग सब चर्चा उस पे कर चुके हैं। हाल ही में जो अलायंस कमेटी की बैठक हुई थी कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश के यूनिट से, तो अजय राय बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और अलायंस कमेटी में 5 सदस्य हैं कांग्रेस के। तो अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, वो पहले भी और दोबारा उन्होंने बीएसपी के साथ जाने की बात को दोहराया। और तीसरी बात इसमें हम ऐड करना चाहते हैं कि दिक्कत बीएसपी के साथ संवाद की है कि उन उन कई नेताओं ने मुझे बोला कि उनके वहां किससे बात की जाए। संवाद की थोड़ी दिक्कत है और वो संवाद पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ बन गया है। चौथी प्रॉब्लम आ जाती है जो समाजवादी पार्टी की चेतावनी है कांग्रेस को। तो ये सारी चीजें प्ले आउट कर रही हैं। वही मैंने जो बात आपको कही थी और प्रशांत ने और हमारे दूसरे सहयोगी ने भी मेंशन किया कि अभी थोड़ा वक्त हो सकता है क्योंकि इशारों इशारों में बहुत सारी बातें होती हैं। इशारों इशारों में और बयानबाजी में कुछ संकेत मिले, वो फीलर्स का इंतजार कांग्रेस भी करेगी और मुझे ये लगता है कि वो इस मूड में नहीं है कि बीएसपी को बिल्कुल रूल आउट किया जाए क्योंकि उसका खामियाजा क्या होगा वो राजस्थान में भुगत चुकी है। राहुल गांधी का भी मन उस ओर है कि अगर कोई दल साथ में आ रहा है तो उसको जरूर लाना चाहिए, खासतौर से मायावती। अगर मायावती नहीं आती है फिर छोटे दलों की ओर कांग्रेस देखेगी, पर आखिर बात मायावती से कौन करेगा? क्या मुकुल वासनिक करेंगे या सलमान खुर्शीद करेंगे या खरगे अलायंस कमेटी की रिपोर्ट को ले जाके फिर करेंगे? ये सवाल लगातार बना हुआ है। और जहां तक आपने न्याय यात्रा की बात की, तो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। ये अगर आप उसका रूट देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसपास छत्तीसगढ़ से आ रही है। तो जाहिर तौर पे एक फेस सेवर के तौर पे ले लीजिए, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए वो यात्रा वहां से गुजर गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, बाहर के इलाकों से और सीधे हरियाणा एंटर कर गई थी, गाजियाबाद एनसीआर के क्षेत्र से और एक दो डिस्ट्रिक्ट से छू के निकली थी। तो ज्यादा समय यूपी में नहीं रही थी और मार्केट एरिया से ज्यादा, तो बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स चाहिए। और लगातार अपनी भी स्टेट यूनिट की यात्राएं चल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पे वहां पे उत्तर प्रदेश में भी। तो मुझे लगता है कि अभी तैयारी की कोशिश जरूर है, पर पार्टी को भी लगता है कि जहां पे बीजेपी की पूरी फोर्स लगी है वहां पे हमें कुछ तो फेस सेवर पुल आउट करना पड़ेगा। देखना होगा कि क्या अखिलेश उनके बगल में और जयंत चौधरी राहुल गांधी के दाएं बाएं चलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही मौसमी कि क्या अखिलेश और जयंत राहुल के दाएं बाएं चलते नजर आएंगे कि नहीं, और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर होगी। चूंकि आपको जल्दी निकलना है इसलिए आपसे एक सवाल और ले रहा हूँ। प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी तेज चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे आप कह रहे थे कि एक फेस सेविंग ये यात्रा हो जाएगी, वैसे ही कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति में ये हो जाएगा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ जाए। तमाम सीटों का जिक्र हो रहा है, प्रयागराज का, रायबरेली का, वाराणसी तक का। मतलब इन चर्चाओं में कितना दम है? अंदर खाने की खबर क्या कह रही है? देखिए, चर्चा में दम तो है, बिना आग के धुआं नहीं होता है। और प्रियंका
प्रियंका गांधी यूपी नहीं आएंगी तो जाएंगी कहाँ? ऑलरेडी राहुल गांधी साउथ पकड़े हुए हैं और सोनिया गांधी रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं, इसकी संभावना मुझे दिख रही है। क्योंकि अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ती है यूपी से तो या पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ती है तो उनका पॉलिटिकल रिटायरमेंट के तौर होगा। और अभी ऐसी संभावना मुझे नहीं लग रही कि 2024 में सोनिया गांधी रिटायरमेंट लेंगी। तो हालांकि ये भी चर्चा थी कि राज्यसभा से सोनिया गांधी आ सकती हैं पार्लियामेंट में, पर संभावना यह है कि प्रियंका भी लड़ेंगी और सोनिया गांधी भी लड़ेंगी। राहुल गांधी के ना लड़ने से क्या खामियाजा उठाएगी पार्टी वो तो नहीं पता उत्तर प्रदेश से, पर हाँ प्रियंका को लेके ये चर्चा है कि अमेठी भी है, रायबरेली भी है, प्रयागराज भी है। ममता बनर्जी ने वाराणसी का जिक्र करके शिगुफा जो गुगली छोड़ी उस पे अभी कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है, मतलब 0 बटा सन्नाटा हो गया था। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसा तो दरअसल नहीं है कि जैसा कि आप देखें कि अभी हाल ही में जेडीयू में लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो कहा कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो प्रियंका गांधी को भी जनरल सेक्रेटरी अभी विदाउट पोर्टफोलियो रखा गया है। तो ऐसा तो नहीं पार्टी दिखाना चाहेगी कि क्योंकि प्रियंका को लोकसभा का चुनाव लड़ना है इसलिए उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रखा है। तो चुनाव लड़ने की भी संभावना और प्रियंका गांधी का संगठन में भी उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में हस्तक्षेप रहेगा, इसीलिए शायद उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रखा है कि वो कहीं नहीं है और सब कहीं है, मतलब हस्तक्षेप सब जगह है, उत्तर प्रदेश में भी और बाकी राज्यों। प्रशांत जी मैं आपके पास नहीं मैं म्यूट पर था, सॉरी। अच्छा प्रियंका गांधी आप मैं ये म्यूट बात पे कर थे, रही हाँ, हूँ जी प्रियंका सर। गांधी जी प्रियंका गांधी के सामने मौसम एक चुनौती तो ये भी है कि उनको प्रचार के लिए भी तो स्टार प्रचारक की भूमिका निभानी ही है। प्रशांत जी मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर, दोनों सवाल आपसे भी हैं। एक तो बड़ी चर्चा है राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा की, तो क्या जिस तरीके से बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ऑफरिंग के नाम पर ये तमाम चीजें हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो भी पूरा वीकली कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का और तमाम बड़े नेताओं का, आपको क्या लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस बना है इसके पास ऑफरिंग के नाम पर यूपी में ऐसा क्या है कि वो 80 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर दे, या कुछ ऐसी तैयारियां आपको नजर आती हो? और दूसरी, चूंकि कांग्रेस के खबरें अंदर खाने की आपके पास काफी रहती हैं, प्रियंका गांधी को लेकर आपकी खबर क्या कहती है? देखिए मुझे तो लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगी और यूपी से ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब सीट को लेकर कोई भी अभी इतना आसान नहीं है कहना। 3-4 सीटों का जिक्र चल रहा है, उसमें जो मतलब सीरियस नोट पे, हालांकि बनारस बोल दिया अलग बात है, अजय राय भी कह चुके हैं कि बनारस से लड़ने वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीट छोड़ दूंगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि रायबरेली, अमेठी और मुरादाबाद यही 3 सीटें जहां पर प्रियंका गांधी को अगर लड़ना होगा तो इन्हीं 3 में से किसी एक पर लड़ेंगी, या रायबरेली या अमेठी या मुरादाबाद। रही बात सोनिया गांधी के रिटायरमेंट को लेकर, तो ऐसे भी कुछ अभी ऑफिशियल तो कुछ आया नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी हो सकता है रायबरेली से लड़ें, अगर सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती हैं तो हो सकता है प्रियंका गांधी अमेठी से लड़ें या मुरादाबाद से लड़ें। तो मुझे लगता नहीं कि जैसे बड़ी चर्चा चल रही है यहाँ पर कि दोनों आपकी गांधी परिवार अपना बेस्टियन छोड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है वो बना बनाया इतने साल आपने किसी क्षेत्र को दिया और आप अचानक से छोड़ दें, और वो भी जहां पर आपकी जीतने की संभावना बरकरार है। भले कांग्रेस पूरे यूपी में बाकी यूपी मतलब बाकी सीटों पर कमजोर हो, लेकिन रायबरेली अमेठी में ज्यादा कमजोर नहीं है। रायबरेली तो जीती हुई है, अमेठी भी कम ही फासले से हारी थी, और अमेठी में जो माहौल है तो इस समय कांग्रेस वहां पे मजबूती से चुनाव लड़ सकती है ना। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अलायंस में अगर कांग्रेस लड़ती है तो रायबरेली अमेठी कांग्रेस के लिए एक फायदे का ही सौदा होगा। लेकिन बात यह है कि प्रियंका गांधी की सीट से लड़ेंगी, तो प्रियंका गांधी को लेकर कोई भी दावा अभी जल्दी नहीं किया सकता, लेकिन जो मोटा मोटा लग रहा है वो रायबरेली, अमेठी और मुरादाबाद को लेकर ही लग रहा है। और शायद यही वजह थी कि प्रभारी पद जो है उनको छोड़ना पड़ा था, क्योंकि अगर आप प्रदेश में चुनाव लड़ते हो जिस प्रदेश में, तो उस प्रदेश के आप प्रभारी नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको तो वहां पे चुनाव लड़ना है। आपको प्रभारी आमतौर पे आपके जो होम स्टेट है उससे अलावा दूसरे स्टेट में बनाया जाता है, और प्रियंका गांधी पीसीसी मेंबर भी दिल्ली से हैं,
मतलब जो एक कांग्रेस में एक पीसीसी और एआईसीसी मेंबर होते हैं, तो इसलिए उनको यूपी का प्रभार दिया गया था। लेकिन अगर वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगी तो इस वजह से मुझे लगता है इस वजह से ये हटाया गया। लेकिन अभी भी कोई दावा कह दे कि प्रियंका गांधी इस सीट से लड़ेंगी या उस सीट से लड़ेंगी, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। प्रशांत, वो जो मेरा दूसरा सवाल का जो हिस्सा था कि जैसे बीजेपी ने अपनी जो तैयारियां एक तरह से कर रखी हैं राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर के हाँ, इंडिया अलायंस में क्या है ऐसा जो आपने पूछा था, तो अभी आज की स्थिति में तो बहुत मजबूत ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस इंडिया अलायंस पे ये है कि जो उनकी गढ़ वाली सीटें हैं, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे रायबरेली और अमेठी हो, इन पर अभी भी इंडिया अलायंस एक होल्ड रखता है। अगर उसको बरकरार वो रखता है तो 10, 15, 20 सीटों पर अभी उसका उम्मीद है। लेकिन इससे ज्यादा अभी उम्मीद करना उसके लिए इतना इजी नहीं है जब तक बीएसपी अलायंस का हिस्सा नहीं बनती या कुछ माहौल में परिवर्तन नहीं आता है। आज के माहौल में तो बीजेपी थोड़ा अपर हैंड दिखती ही है और सर्वेज भी यही बता रहे हैं। इंडिया अलायंस को अगर जमीन पर लड़ना है तो सब तो कमेटी बनानी पड़ेगी। आपको सिर्फ बड़े नेताओं का साथ आना ही सब कुछ नहीं होता, आपको जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर आपको कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनानी पड़ेंगी, तब आप लड़ सकते हो। अगर आप बीएसपी को लेकर फैसला लेना पड़ेगा 15-20 जनवरी तक। अगर वो नहीं आते तो आपको भीम आर्मी को अगर आप लाने के सोच रहे हो तो आपको लाकर उनको स्टेज भी देना पड़ेगा, तभी तो समाज में मैसेज जाएगा। आप एकदम से चुनाव थोड़ी लड़ा देंगे, आपको अपने स्टेज पर नेता को खड़ा रखना पड़ेगा, उसकी 2-4 रैली करानी पड़ेंगी, उसको भी स्थापित करना पड़ेगा। अगर एक अल्टरनेट के तौर पे आप सोच रहे हैं तो आपको फिर उसकी रैली कई जगहों पे करानी पड़ेंगी, है ना। तो ये चीज भी बहुत जल्दी जब तक फैसला नहीं लेता, अभी इंडिया अलायंस भले बन रहा हो लेकिन यूपी में ना अभी बहुत ज्यादा शेप नहीं ले पा रहा है। अगले 1 से 1.5 महीना कम से कम लग जाएगा यूपी में इंडिया अलायंस को शेप लेने। जी दुर्गेश जी, मैं आपके पास आता हूँ सवाल। आप लंबे समय से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा व्यापक है ना, बड़ा है, नोएडा से लेके बलिया तक। तो पिछले दिनों चूंकि राम मंदिर का शोर है, चौतरफा उस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है और उसको लेके बीजेपी की, विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की अलग अलग अपनी तैयारियां हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ एक सर्वे आए एबीपी न्यूज और सी वोटर के, जिनमें ये कहा गया कि सिर्फ धार्मिक मामलात को आगे कर बीजेपी चुनावों में वो सफलता हासिल नहीं कर सकती है जिसकी उसकी चाह है। 300 प्लस सीट, 400 प्लस सीट की जो बात बीजेपी करती है। आपको क्या लग रहा है कि राम मंदिर के मामले पर बीजेपी जिस तरीके से अपना वेटेज डाल रही है, अपना पूरा सब कुछ झोंक रही है, जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे महंगाई के, बेरोजगारी के, इस तरह के मुद्दों को क्या एड्रेस कर पा रही है? और या ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के महिमा में मतलब चौतरफा शोर मचा रहे और बीजेपी कोर मुद्दों को एड्रेस करने से चूक जाए? क्या आपको लग रहा है कि चौतरफा कोई एक्शन प्लान से बीजेपी चल रही है या इस बार केवल और केवल उसका दांव उत्तर प्रदेश में राम मंदिर ही है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए राम मंदिर तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और प्रधानमंत्री जी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक इनिशिएशन रहा, उनकी गवर्नमेंट का जो इनिशिएशन रहा, जिसके फलस्वरूप ये आज जमीन पे उतर रहा है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेगी और उसको लेना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ये इशू रहा है। और अब चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ चढ़ करके और बहुत जोर शोर से इस आयोजन को सफल बनाने में लगी हुई है। लेकिन जहां तक यही एक मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से सर्वाधिक सीटें जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है, मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि देखिए पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में ढेर सारे जो ऐसे काम भी हुए हैं जो कि लोगों के सामने हैं। अभी कल ही मैं किसी न्यूज़पेपर में एक कोई पीस देख रहा था कि उसमें यूपी बहुत सारी चीजों में जो है वो नंबर 1 बना है। और अगर लेकिन हम लोग दुर्गेश जी, आपने योगी जी का नाम ले लिया तो एक तो आंकड़ा ये भी है ना कि मोदी जी तो चलिए 2014 में चुनाव लड़े और 2019 में चुनाव लड़े तो सीटें उन्होंने लोकसभा की बढ़ा दी, लेकिन योगी जी 2017 से 2022 में तो सीटें भाजपा की घट गई ना। नहीं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी बात सवाल योगी जी का या एक नंबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमको देखना पड़ेगा। और अगर हम लोग ये थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें तो ये बात मानी जाएगी कि आज लॉ एंड ऑर्डर
पर जीरो टॉलरेंस की बात हो, चाहे एक हिंदू हृदय सम्राट की बात हो, चाहे लोगों में एक जो परसेप्शन योगी आदित्यनाथ जी का गया है, पहले भले वो एक हिंदू लीडर का रहा हो, आज वो कहीं न कहीं वो एक डेवलपमेंटल जो है लीडर के रूप में दिखाई देते हैं। और बहुत सारा, जैसे यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उसमें 40 लाख करोड़ तक के उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव मिले। अगर वो धरातल पर उतरते हैं तो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। इसके अलावा आप देखिए कि आज मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश जो है में अब एक एविएशन का हब भी बन गया है, जो कम से कम 11 से ज्यादा जो है एयरपोर्ट यहाँ पर वो फंक्शनल हुए हैं। और मेट्रो की बात हो, एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में भी आज उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब जनता के बीच में बीजेपी जाती है और जब बीजेपी के लीडर्स जाते हैं और उनके फायर ब्रांड लीडर जब प्रचार प्रसार में उतरते हैं, तो ये सब सारी चीजें भी कहीं न कहीं जनता के सामने रखी जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो एक जनता का विश्वास दिखता है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, वो अभी इंडिया अलायंस या वो उनके जो पार्टनर्स हैं, उसमें कहीं दूर-दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव में जाएगी और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, मैं थोड़ा-सा इससे सहमत नहीं हूँ। बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश की अगर आपके संदर्भ में अगर आप बात करें, तो योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जिनसे कि उत्तर प्रदेश में एक थोड़ा डेवलपमेंट का जो है एक रास्ता खुला है। और जो एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान थी, वो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक डेवलप्ड उत्तर प्रदेश अब की छवि अब दिखाई पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, जो भी जनता है उन सब सारी चीज़ों को देखती है, समझती है, रियल टाइम में लोगों के पास खबरें जाती हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे सरकार है, और इसके ऊपर जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है, वो जो उनको केंद्र से पूरी तरह से एक समर्थन है, उसमें वो अपने ढेर सारी योजनाओं को के एग्जीक्यूशन में भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक बेहतर परफॉर्म कर रही है। जाहिर सी बात है कि इन सब सारी चीजों को, इन सब सभी मुद्दों को लेकर के सरकार चुनाव में जाएगी। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर पब्लिक की बात की जाए, तो पब्लिक का भी एक अच्छा खासा बड़ा भरोसा बना हुआ है, क्योंकि देखिए 2017, फिर 2019, 2022 और अब 2024। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लीड लिए हुए है, वो ट्रेंड अभी भी बदस्तूर जारी है, और ये वो 2024 में भी ये देखने को हम लोगों को मिलेगा। अच्छा, इसी में एक सवाल जोड़ दूं कि जब हम इतनी सारी जीत की बात करते हैं 2017, 2019, 2022, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी, जो कोई थर्मामीटर से नहीं नापा जा सकता है, लेकिन जब से चुनाव हो रहे हैं तब से वो एक फैक्टर के रूप में काम करता है? क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस इलेक्शंस में जिस तरह के चुनाव के नतीजे रहे हैं, जिस तरह से बहुत ही प्रखर तरीके से, एक प्रचंड तरीके से जो इनका कैंपेनिंग का प्लान होता है, जिस तरह से आप देखिए कि आज इंडिया अलायंस की हम बात करें या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, तो कहीं पर भी, या बसपा की तो बाद में बात की जाएगी, समाजवादी पार्टी का भी जो चुनावी प्रबंधन होना चाहिए वो हमें कहीं दिखता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेके और केंद्र स्तर तक उनकी प्लानिंग जो है इतनी मजबूत, सॉलिड दिखाई पड़ रही है। उनके नेता फील्ड में सक्रिय हैं, वो काम कर रहे हैं, वो जनता के बीच हैं। प्लस अभी जो राम मंदिर का जो इश्यू है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है, और ये सब सारी चीजें जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले जाने में एक बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। तो कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत, पिछले दिनों एक तस्वीर, पिछले हफ्ते बल्कि मैं कहूंगा, हमने एक तस्वीर देखी जो ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट की कि जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ये खबर आई कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मंत्री तो बना नहीं रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके साथ एक खबर ये भी थी कि अनुप्रिया पटेल से ज्यादा सीटें मांग सकते हैं लोकसभा के लिए। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि हम इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत तो लगातार करते हैं, लेकिन अब चूंकि बीजेपी के साथ भी कई गठबंधन दल हैं,
तो बीजेपी को यानी एनडीए को भी किसी मोर्चे पर ये सीट बंटवारे में कोई दिक्कत पेश आ सकती है? ये खास बात ये है कि एनडीए में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो वो पब्लिक फोरम पे बहुत ज़्यादा जाती नहीं है। वो क्या नाम है, एक ही दो बार की नाराज़गी होती है और फिर वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो सत्ता में है। कहीं ना ये भी एक अहम कारण है, सत्ता से हर कोई सटना चाहता है। जब आप विपक्ष में हो तो कांग्रेस के अंदर की दिक्कतें बाहर आ जाती हैं, है ना, तो वो खुलकर बाहर आ जाती हैं, कैमरे पे बाहर आ जाती हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने देखा भी, शायद इसी का नतीजा भी दिखा। लेकिन ये है कि अभी डिमांड होगी, राजभर की तरफ से भी होगी और निषाद की तरफ से भी होगी और अपना दल जो कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उसकी तरफ से भी होगी। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी उसको सॉल्व आउट कर ले जाएगी। कोई ऐसे बड़ी भारी दिक्कत नहीं आने वाली है जो इस तरफ आ सकती है। अगर बीएसपी इत्तेफाक से अगर एंट्री कर जाती है तो दिक्कत सीट बंटवारे को लेके आएगी। सपा निश्चित तौर पे नाराज होगी, क्योंकि सपा मन बना चुकी है कि हम 55 से नीचे तो लड़ेंगे ही नहीं। अगर बीएसपी आ जाती है तो उसको फिर 40 से नीचे लड़ना पड़ जाएगा। तो 15 से 20 सीटों का कॉम्प्रोमाइज कैसे वो समाजवादी पार्टी लड़ेगी? कांग्रेस को भी 15 से सकता आधी 8 पे लड़ना पड़ेगा, 8 या 9 सीटों पर लड़ना पड़ेगा बसपा आ जाए तो। क्योंकि बीएसपी तो 30-35 से नीचे क्या ही लड़ेगी। बीएसपी तो शर्त ही लगा के आएगी कि हम 35 से नीचे नहीं लड़ेंगे, 38 तो पिछली बार ही लड़ेंगे, है ना। तो फिर ऐसे में बाकी पार्टियों में दिक्कत तो ये आनी ही है। अगर इंडिया अलायंस में बीएसपी आती है तो सीट शेयरिंग को लेकर दिक्कत आ सकती है। आपस में कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी में जो दिक्कत आएगी वो महज 2 से 3 दिन की होगी। वो उसके बाद देखिएगा कि बीजेपी उसको सॉल्व कर ले जाएगी, क्योंकि सत्ता में भी तो बाकी पार्टियों पर इस बात का प्रेशर रहता है कि सत्ता में है, कल को सरकार में हम आ जाएंगे, माहौल भी अभी उनका ऐसा है, सर्वे भी उनके फेवर में आ रहे हैं। तो अब सत्ता में रहते हो जब आप, तो आप अलायंस पार्टनर्स को इजीली एडजस्ट कर लेते हो, किसी को ओब्लाइज कर लेते हो, किसी को एमएलसी की बात कह देते हो, किसी को राज्यसभा बनाने की बात कह देते हो। तो ये थोड़ा फायदा रहता है जब आप सत्ता में रहते हो, जो कि इंडिया अलायंस के पास नहीं है। जी प्रशांत, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं सप्लीमेंट्री की, जब चूंकि इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं हम, कि पिछले दिनों बागपत में एक बयान दिया जयंत चौधरी ने। उनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, उन्होंने कहा हाँ भाई हम बागपत में खड़े हुए और यहाँ से हम ही चुनाव लड़ेंगे। तो अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं है तो अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं। क्या जयंत चौधरी आपको लगता है कि वो इस बार पश्चिमी यूपी से अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, या फिर राजस्थान में हमने देखा था कि कांग्रेस ने एक सीट दी, चुपचाप उस पर लड़े, कोई ज्यादा आपत्ति भी नहीं की। तो क्या जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे के समय आपको लगता है कि मुखर होंगे? निश्चित तौर पे होंगे, लेकिन आज की स्थिति में अगर बीएसपी नहीं आती तो उनको ठीक ठाक सीटें मिल जाएंगी। मुझे लगता है कम से कम 6 से 7 सीटें उनको मिल जाएंगी अगर बीएसपी एंट्री नहीं करती। हाँ, बीएसपी अगर एंट्री करती है तो पिछली बार की तरह उन्हें 3 ही सीट पे लड़ना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। फिर वो मुजफ्फरनगर, बागपत और आपका जो है मथुरा, ज्यादा से ज्यादा फतेहपुर सीकरी शायद एक सीट और मिल जाए, क्योंकि राज बब्बर के चांस इस बार कम है लड़ने की यूपी से। तो बाकी क्या नाम है, 4 सीटों के अलावा फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में जब बीएसपी अलायंस में नहीं है तो जयंत चौधरी कम से कम 7 सीटें इस अलायंस में पा जाएंगे। हो सकता है कि वो मुजफ्फरनगर रहे, बागपत रहे, हाथरस रहे और फतेहपुर सीकरी रहे। और वो चाहा तो हालांकि हम वो अमरोहा भी रहे हैं, कैराना भी रहे हैं, लेकिन वहां पर बात करनी पड़ेगी, वहाँ के लोकल कैंडिडेट से बात करनी पड़ेगी। मुजफ्फरनगर एक पेचीदा सीट है समाजवादी पार्टी और आरएलडी अलायंस के बीच में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगभग अपना ग्रीन सिग्नल हरिन मलिक को दे दिया है। वहीं जयंत चौधरी वहाँ खुद क्या नाम है अपनी पार्टी को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। तो मुजफ्फरनगर को लेके बड़ी चर्चाएं हैं कि वहां पर जो है या तो 3 कैंडिडेट की चर्चाएं अभी अगर आरएलडी लड़ती है, या तो जयंत चौधरी की पत्नी चारू, हालांकि उनके लिए वो मना कर चुके हैं कि शायद वो ना लड़े, और एक मनीषा अहलावत जो कि मेरठ से चुनाव लड़ चुकी हैं, वहाँ विमेन विंग की हेड है वहाँ पे, और तीसरा जयंत खुद लड़ सकते हैं। अगर परिस्थितियां वैसी रही तो जयंत खुद भी मुजफ्फरनगर से उतर सकते हैं। अगर आरएलडी पे सीट नहीं जाती तो हरेन मलिक लड़ेंगे। तो ये क्या नाम है, वहां पर थोड़ा सा इशू बन रहा है कि मुजफ्फरनगर सपा लड़ना चाहती है, वही आरएलडी भी लड़ना चाहती है, कैराना भी चाहते हैं। तो ऐसे में 2 में से 1 सीट तो मुझे लगता है मुजफ्फरनगर या कैराना में, या शामली कैराना जो सीट है उसमें क्या नाम है, एक तो क्या नाम है आरएलडी लड़ेगी ही लड़ेगी, जो मेरी जानकारी। तो ऐसे में वो सीट का एक इशू आपस में फंस सकता है, वो इन लोग को आपस में सॉल्व आउट करना पड़ेगा। हालांकि जयंत चौधरी जो सांसद रहे हैं वो मथुरा सीट से रहे हैं, जब वो 2009 में सांसद थे तो मथुरा सीट पे थे। लेकिन अभी इस परिस्थितियां बदल गई हैं, मुजफ्फरनगर वो हर कीमत पर खुद चाहते हैं। तो ऐसे में ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ज्यादा होने वाला है कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर कैसे अपने खाते में लेके आएंगे, क्योंकि सपा भी वहां पर अपना कैंडिडेट लड़ाना चाहती है।
चलिए, बिल्कुल, आज चूंकि नए साल की शुरुआत हुई है, इसलिए अब लोकसभा चुनाव की, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी भी किसी भी राजनीतिक परिस्थिति में इंडिया गठबंधन क्या फैसले लेगा या बीजेपी अपने गठबंधन दलों को किस तरह से साथ देगी, ये अब आने वाले हर दिन के साथ हमें देखने को मिलेगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शकों को एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी।